गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक बार बोल दो सारे गुड इवनिंग। चलो जी, एनपीओ क्लास कल हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी जिसमें हमने डिस्कशन की थी सिलेबस की। ठीक है, 3 बुक्स हैं, 100 नंबर का पेपर है, 80 मार्क्स का आपका सीबीएसई का एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना होता है जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। टोटल हमारी कितनी बुक्स आने वाली है? 3 बुक्स आने वाली है। हम पहली बुक शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट बुक, ठीक है, जो एनपीओ की और पार्टनरशिप की है, टोटल 50 मार्क्स की। तो हम फर्स्ट बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी फर्स्ट बुक कितने मार्क्स की? आपकी 50 मार्क्स की, जिसके अंदर 2 बिजनेस की अपने अकाउंटिंग सीखनी है, एक एनपीओ, दूसरा पार्टनरशिप। आपकी बुक का चैप्टर नंबर हम 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नेम लिख लो। मैं तो सिंपल लिखवा रहा हूं, एनपीओ, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म लिख लेना। चैप्टर का नेम है एनपीओ, नेम लिख लो नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, कॉपी पेज लो ना, फिर बैठना थोड़ी है। आज डेट है 16 चैप्टर 1 एनपीओ, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 1 एनपीओ, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म लिख ली? कितने मार्क्स का आने वाला है इसमें से पेपर में? 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स का आएगा, चॉइस को मिला के 12 नंबर का, 12 या 13 नंबर का, मतलब जिसमें से कोई कोई क्वेश्चन में चॉइस होती है ना। अल्टीमेटली कंपलसरी में ये 10 नंबर का पेपर में आना है। आपका पूरे सिलेबस का सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर भी यही है। सबसे पहले हम लिखेंगे चैप्टर आसान है या एवरेज है या मुश्किल है। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, इजी चैप्टर, 10 नंबर, मजेदार। कल हमने एक डिस्कशन की थी जब मैंने आपसे कॉन्सेप्ट पूछा था, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कल पूछा था ना। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता था? बिजनेस सेपरेट पर्सन है, बिजनेस के ओनर सेपरेट पर्सन होते हैं। हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज सोचनी है। कभी भी बिजनेस के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, चाहे वो लॉस में जा रहा है, चाहे उसका एक्सीडेंट हो रहा है, हमें बिजनेस का सोचना है कि धंधा चलते रहना चाहिए। तो हमने बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है यहाँ पे, ना कि बिजनेसमैन की। +1 में एक कॉन्सेप्ट ये होता था सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको हम बोलते थे पहली कसम। याद है आपको? कसम खिलाई गई थी सुजल जी, याद है फर्स्ट क्लास में? फिर आपको एक दूसरी कसम खिलाई थी, वो याद नहीं होगी। दूसरी कसम होती थी एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 2 बेसिस होते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग के, ठीक है, लिखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग। देखो हमारे पास टाइम अच्छा है, हमारा पहला चैप्टर है, बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट वाइज करके चलेंगे। जितना हमने +1 में सीखा था ना, उससे ज्यादा डिटेल में आएगा यहाँ पे। रीजन क्या है? क्योंकि लास्ट में आपका वाइवा होगा सीबीएसई की तरफ से, तो वो वाइवा की तैयारी अपनी पहले दिन से शुरू हो जाती है। कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे। कल मैंने शायद एक बात बताना भूल गया था इंट्रोडक्शन वाली में, कि अगर किसी की क्लास मिस होती है तो मोबाइल ऐप बनी हुई है, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। नाम याद है आपका? तरुण मोंगिया क्लासेस, ठीक है, गूगल प्ले पे पड़ी है, प्ले स्टोर पे, वहां पे डाउनलोड कर लेना। आईफोन में नहीं है अभी तक, तो वहां पे मैं डेली क्लासेस अपलोड कर दिया करूंगा। जिसकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो वहां से देख लेना। आपको लैपटॉप दे देंगे यार, हम बात है कोई। सोजल कहेगा, सोजल कहेगा मेरे को तो फोन और लेना पड़ जाएगा, मैंने तो हफ्ते में आने ही 2 हैं। अब मेरे को पता है ड्रामे करता है ये। +1 में हमने सीखा था मेथड ऑफ अकाउंटिंग, याद रखना। अभी तक मैं +2 पे नहीं पहुंचा, कल तक पहुंचूंगा मतलब +2 पे। आज अपन सिर्फ +1 की बातें ही करेंगे, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, 3 बुक्स मैंने क्लास अपलोड करूंगा गुरजोत। सिलेबस बहुत इजी है, +1 तो इजी है। ठीक है, कल तुसी आए नहीं सीगे ना, कल वाली क्लास अपलोड मैं कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, कल वाली क्लास आप कर लेना। क्योंकि कल सारी क्लास में ये इंट्रोडक्शन पूरा +2 का स्ट्रक्चर बताया था। 2 तरह के मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, +1 में सीखा था। सबसे पहला होता है
कैश बेसिस, सेकंड होता है एक्रूवल बेसिस। हाँ हाँ, ये सारा कुछ लिखना है। अब आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो गया एनपीओ, मतलब एनपीओ के चैप्टर में ना आधा एलिमेंट +1 का है। कौन से चैप्टर का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस। गुरजोत कभी पढ़ा हुआ है कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस? कभी था ये बचपन में अपने +1 में? याद नहीं हो गया। पढ़े ऐसे ए सीगा, पता है कि ये सीगा? हाँ, मतलब बचपन अपा भूल गए। हाँ जी लोकेश, याद है कुछ क्या होता था कैश बेसिस में? कैश बेसिस का मतलब होता है कि बिजनेस में ना जब आप सेल परचेज कर रहे हैं, समझ लो मेरी किराने की दुकान है, कुछ सामान मेरा उधार पे जाता है, कुछ सामान मेरा कैश कस्टमर पे जाता है। तो कैश बेसिस अगर आप फॉलो करते हैं ना इंडिया में, तो उसका मतलब है जितना कस्टमर से कैश मिले सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी किराने की दुकान है, मेरी दिन में कम से कम 50 कस्टमर आए, 50 कस्टमर में से 40 कस्टमर उधार पे सामान लेके जाते हैं। वो कहते हैं ना लिख लेना यार, हफ्ते बाद हिसाब करेंगे। अब मेरी सेल तो हुई है टोटल 50,000 रुपए की, जिसमें से कैश सेल हुई है सिर्फ 10,000 रुपए की, बाकी 40,000 क्या हुई है? क्रेडिट सेल। तो मेरे को 10,000 रुपए रिकॉर्ड करने हैं, 40,000 रुपए या पूरे 50,000? अगर कैश बेसिस चल रहा होगा तो मेरे को सिर्फ 10,000 नोट करने हैं जो मेरे को सच में कैश मिला है। अगर एक्रूवल बेसिस चल रहा है पूरे 50,000, उससे ये मतलब नहीं होता कैश कितना मिला है, वो तो ये देखेगा सेल कितने की हुई। ठीक है, तो कैश बेसिस का मतलब लिखो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Only cash transactions are recorded in books of accounts. Here, all transactions whether cash or credit. Here all, यहाँ पे है कैश वर्ड, यहाँ पे है all वर्ड। Here all transactions whether cash or credit are recorded in books of accounts. ये तो हो गया मीनिंग। अब सर हमें एक बात बताओ कि एनपीओ के चैप्टर में आप हमें +1 वाला क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में अलाउ जो किया गया ना गवर्नमेंट ने, सिर्फ एक्रूवल बेसिस को अलाउ किया है। हर बिजनेसमैन को बोला कि एक्रूवल बेसिस के हिसाब से आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, वरना हम तो रहे हिंदुस्तानी। ठीक है, हमारी दिन की सेल होगी समझ लो 10,000 पे, समझ लो पूरे साल की सेल हुई मेरी 1 करोड़ रुपए, मैं तो कहूंगा सिर्फ 15 लाख रुपए मिला है। अभी 85 लाख रुपीस तो कस्टमर ने दिए ही नहीं, जबकि नीचे से आप सारे पैसे लेके खा गए। सर ऐसा हम करते क्यों है? इनकम टैक्स को बचाने के लिए। इंडिया का रूल क्या है, जितनी भी आपकी सेल होगी, सेल के ऊपर आपको इनकम होता है ना, प्रॉफिट होता है, तो इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। अब इनकम टैक्स लेने के लिए आप कहोगे मेरे को तो सिर्फ 15 लाख रुपए मिला अभी तक, गवर्नमेंट कहती है नहीं, आपने चाहे कैश ट्रांजैक्शन किया चाहे क्रेडिट, हम तो सभी का टोटल करेंगे, उसके ऊपर आपसे इनकम टैक्स लेंगे, मतलब वो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए इंडिया वालों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कैश सिस्टम को अलाउ ही नहीं किया, वरना हम पता क्या बोलेंगे झूठ में, हमें तो सामने वाले ने पैसे ही नहीं दिए, अभी हमको उसने पैसे नहीं दिए, हमारा तो कोई कस्टमर, हाँ फिर भी भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी डाल दी दुकानदार के ऊपर, कहते दुकान खोल के बैठे हो ना, बीवी बच्चे पालने हैं ना, रोजी रोटी चलानी है ना, तो जो कस्टमर है, कस्टमर पैसे दे रहा है तो सामान बेचो, नहीं तो ना बेचो। चीज समझ में आ रही है? पहले क्या था, जब कैश बेसिस को आप फॉलो करते थे, सिर्फ लोग चलाकियां करते थे, हिंदुस्तानी तो वैसे ही जुगाड़ में माहिर है ना, वो क्या करते थे, पैसा सारा आ जाता था जेब में, खा पी गए, कहते थे हमें तो मिला ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला मिला नहीं मिला अब आपकी सिरदर्दी है, हमने कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? एक्रूवल बेसिस, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे सोल प्रोप्राइटर है, चाहे कंपनी है। लेकिन एनपीओ को बोल दिया गया कि आप कैश बेसिस फॉलो कर सकते हो,
एनपीओ होता क्या है? एनपीओ होता है ओल्ड एज होम, अनाथ आश्रम, ठीक है, ऑर्फनेज होम, स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे। अब कहोगे सर स्कूल ये एनपीओ है? किताबों में और कागजों में तो वो एनपीओ ही है। प्राइवेटली तो आपको पता ही है ना स्कूल की फीस कितनी होती है, राजपुरा में कितनी है और आप सोचो चंडीगढ़ में कितनी होगी और दिल्ली में कितनी होगी। मेरे भांजे की एडमिशन होनी थी पिछले हफ्ते, 7 लाख रुपए उनसे ऐसे कैश मांगे, डोनेशन दे दो जी 7 लाख। तो मेरे जीजू कहते नहीं जी 7 लाख तो बहुत ज्यादा है। कहते एक काम करो, एक ना स्कूल के बच्चों के लिए एक हमें ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी ले दो, चाहे पुरानी। समझ रहे हो, सीधा सीधा डोनेशन चलती है 10-10 लाख 8-8 लाख रुपए एवरेज फैमिली के लिए। लेकिन किताबों में पता है वो कौन है? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑर्फनेज होम, ये जो अपना लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये सब खोले हुए हैं। किताबों में ये क्या है? एनपीओ। लेकिन अल्टीमेटली क्या इनको प्रॉफिट होता है? बहुत होता है। लेकिन इनका प्राइम पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोसाइटी को सर्विस देना होता है, अगर आप सच्ची बात करें, ठीक है, अगर जेन्युइन बात करें तो। इसलिए इनको बोल दिया गया कि आप कैश बेसिस भी फॉलो कर सकते हो। तो सर हमें एक बात बताओ, एनपीओ को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता? एनपीओ को भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है। किसी को नहीं छोड़ा, नहीं गवर्नमेंट ने किसी को नहीं छोड़ा। जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है ना उनको भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है। चाहे गवर्नमेंट वो इनकम टैक्स पता है क्या करती है? एक जेब से पैसा निकाला दूसरी जेब में डाल दिया। सोच के देखो, गवर्नमेंट कंपनी ने टैक्स भरना है, टैक्स जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास ही। मतलब एक मिनिस्ट्री पैसा डालेगी, दूसरी मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे एनपीओ, टैक्स सबके ऊपर लगता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसलिए इन्होंने बोला एनपीओ को हम कैश बेसिस भी अलाउ कर देंगे। उसका मतलब है जितना आपको सच में कैश मिल रहा है उसके ऊपर आप टैक्स भर सकते हो। सर हमें इतना सारा बताने का मतलब क्या हुआ? वो इतना सारा बताने का मतलब इसलिए हुआ क्योंकि एनपीओ में ना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। यहां पे फिर आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करनी होती, ये मतलब हुआ। चीज समझ में आ गई? +1 में हमने क्या सीखा था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था ना, जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। याद करो बचपन के वो दिन जब मैं आपको कहता था आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी ऐड होते हैं, फ्री पेड एक्सपेंसेस है वो माइनस हो जाते हैं। उसका मतलब आप सिर्फ उसी साल का डेटा ले रहे थे, ठीक है। तो कैश बेसिस में क्या बनता है एनपीओ में? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और एक्रूवल बेसिस के हिसाब से क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप बोलते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का नाम ना एनपीओ के चैप्टर में क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां से आपके एनपीओ चैप्टर की सच में चर्चा शुरू होती है अब, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, अभी लिखना मत वो एग्जांपल, इसके नीचे मेरे को अभी और लिखवाना है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी सर दूसरा नाम बता दो। यहां पे तो आपने ट्रेडिंग एंड P&L का दूसरा नाम बता दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो जी, याद करो आपका फेवरेट चैप्टर कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। नहीं, इस चैप्टर में कह रहे हैं अब हम एनपीओ बन गए ना सोल प्रोप्राइटर से, अब हमारे नाम भी फैंसी हो जाएंगे। हम कैश बुक को रिसीप्ट एंड पेमेंट बुक बोलेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलेंगे। क्यों सर? बस नाम फैंसी हो गए। वो सोल प्रोप्राइटर था, ये एनपीओ है। सर फिर कंपनी के केस में फिर से नाम चेंज हो जाएंगे? जी हाँ, कंपनी के केस में फिर से वही नाम आ जाएंगे, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। एनपीओ एक अलग तरह से बिजनेस है सोसाइटी में, इसलिए इनका नाम कैश बुक की जगह क्या हो गया? रिसीप्ट एंड पेमेंट। अब ध्यान से सुनते चले जाना। +1 में कैश बुक सीखी थी। कैश बुक के डेबिट साइड पे आता है पैसा जो आ रहा है, चाहे वो इस साल का है चाहे पिछले साल का है, चाहे वो मुझे गुड्स की सेल करके मिले चाहे वो मुझे एसेट्स की सेल करके मिले, इसमें सारा कुछ रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जो कैश है ना, कैश बुक बहुत बड़ा बंदा है, बहुत ब्रॉड है। और जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ गुड्स की ट्रांजैक्शन आएंगी, जिसको आप बोलते थे रेवेन्यू नेचर। कोई एसेट्स वाली ट्रांजैक्शन नहीं आती। एसेट्स कहां पे जाएंगी? बैलेंस शीट में, और सिर्फ उसी साल का आता है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप कैश बुक में
ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे चैप्टर की जो अभी लिखवाने वाला हूं। जिसको ये वाली 2 लाइनें समझ नहीं आएंगी ना, उसको पूरे चैप्टर में दिक्कत आने वाली है। तो ये 2 लाइनें अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर R&P का मतलब, अरे वाह मेरे होनहार बच्चे, यस। इन कैश बुक या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल ईयर्स ट्रांजैक्शन, ऑल ईयर ट्रांजैक्शंस ब्रैकेट में करंट ईयर, करंट ईयर के साथ और कौन से 2 साल होते हैं, एक पास्ट वाला ईयर हो जाएगा, फ्यूचर वाला। ओहो हो होशियार बच्चे, पास्ट ईयर, फ्यूचर ईयर। इन कैश बुक या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल ईयर्स ट्रांजैक्शन, चाहे वो करंट ईयर की ट्रांजैक्शन है, चाहे पास्ट ईयर की, चाहे फ्यूचर ईयर की, एंड एज वेल एज रेवेन्यू नेचर आइटम्स, गुड्स, सैलरी, रेंट एंड कैपिटल नेचर आइटम्स, that is assets और अरे बने हुए सर, करो सब्सक्राइब, सीए तरुण मोंगिया दे नाम तो 2 चैनल है, हजे नहीं क्लास तो बाद 2 बने हुए, एक तो सीए वाला बना हुआ है ना। लिख लिया आपने, पक्की बात है, कर रहा हूं 1 मिनट वो। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है तो थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो। नहीं मेरी इतनी सुंदर भी नहीं थी। जो भी है राइटिंग तो अपने राहुल भाई की थी, समझ ही नहीं आती थी। किसकी? समझ ही नहीं आती थी, इतना कर्सिव लिखता था, मतलब मैं तो कई बार मेरे को लगता था कि ये चलता भी कर्सिव होएगा। ये लिख लिया। अब जो मैंने आपको बताई थी ना अभी 2 मिनट पहले, जो मैंने आपको लाइन बोली है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर बाय चांस आपका कोई दिन मिस भी होता है ना, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपके पास ना यही डाउट आएगा। तो ये वाली जो स्क्रीन पे लाइन शो हो रही है ना, इसको ना भूलना। मतलब ये पूरे चैप्टर की ना एक, मतलब क्या बोलूं मैं, पिलर है, रीढ़ की हड्डी, ये वाली लाइन। और जड़ी सामने लिखी हुई है, देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। क्वेश्चन सुन लो कैसे आते हैं एनपीओ के क्वेश्चन। कशिश सुनो ध्यान से। अब एनपीओ के चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, माने सर माने की कैश बुक आपको दी होगी, जहां पे ये लिखा होगा कि कैश इतना मिला और इतना पे किया हमने। उससे अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, उससे आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर ऐसे मत बात करो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट तो +1 में बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखा जाए कैश बुक से ट्रेडिंग एंड P&L में शिफ्ट होना है। सर अब हमें टेक्निकल वर्ड सिखाओ, अब हमें आदत मत डालो, नहीं तो फिर बाद में आदत नहीं पड़ती। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपको बना के देंगे ना, देखो आप लोगों मेरे सामने बैठे हैं बड़े सारे अकाउंटेंट, आपको ना वो कैश बुक बना के दे देंगे। वो कहेंगे कि हमें इतना पैसा मिला है, कुछ पैसा पिछले साल का था, कुछ पैसा फ्यूचर ईयर का था।
कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट तो सारा कुछ रिकॉर्ड कर देता है, खुले दिल का बंदा कौन है, कैश बुक। सर अब कैश बुक बोलना बंद कर दो, रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलो, हम समझ गए, ठीक है जी, ओके, माफ करो। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे करंट ईयर की, चाहे फ्यूचर ईयर की, चाहे वो बैलेंस शीट वाली आइटम हो, यानी कि क्या बताता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, कैपिटल नेचर मतलब कि बैलेंस शीट वाली यानी कि एसेट्स, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, रेवेन्यू नेचर की सैलरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, गुड्स, डेप्रिसिएशन, ऐसी सारी ट्रांजैक्शन ना कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है वो तो थोड़ा मतलब नैरो माइंडेड है, रिजर्व नेचर का। वो कह रहा है यार सिर्फ एक साल की आइटम बताओ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम बताओ, तो आपको वो बनाना पड़ेगा, खुले दिल से छोटे दिल में शिफ्ट होना है। याद रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या दिया होगा, सभी ईयर्स की ट्रांजैक्शन, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, शिद्दत शिद्दत, मैं देखो बस मेरा चेहरा दिख रहा है ना, ये लो जी अब तक, चलो जी अब सुनो ध्यान से, बस मैं छुट्टी कर दूंगा बस ये वाला पॉइंट बता के। कैश बुक में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी सारे सालों की, प्लस रेवेन्यू नेचर प्लस कैपिटल नेचर, यानी कि गुड्स की भी, सर्विसेज की भी, और बैलेंस शीट और एसेट्स की भी। अब जो यहां पे लिखना है अपन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में लिखो, लिख लोगे, मोबाइल ऑन कर लो। असुविधा के लिए खेद है, बस कोई नहीं, एडजस्ट करो, एक लाइन ही लिखवानी है। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नीचे लिखो हेयर, एक मिनट प्लीज, हेयर ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस, हेयर ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस, हेयर ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस, कोई बात नहीं सुजल, बस 2 मिनट चुप हो जाओ, चाहे मत लिखो। हेयर ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस एंड ओनली रेवेन्यू नेचर, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस ब्रैकेट में लिखो गुड्स कोमा वेजेस कोमा रेंट, गुड्स कोमा वेजेस कोमा रेंट कोमा सैलरी एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, गुड्स कोमा वेजेस कोमा रेंट कोमा सैलरी एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, आर रिकॉर्डेड, फुल स्टॉप, और अगली लाइन में लिखो, इसी के नीचे ही लिखना, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे ही लास्ट लाइन, इसी पैराग्राफ, हाँ इसी के नीचे ही जो आपका वो चल रहा है ना ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, बस उसी के नीचे ही लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हेयर एसेट्स और past year and future year transactions are never recorded. Here assets or past year and future year transactions are never के साथ लिखो ever, आज आप अंग्रेजी पूरी, never ever recorded। ओ नहीं, मैं तो अकाउंट्स हमेशा हिंदी मीडियम में करे, तुसी करो आइल्स। चलो जी एक बार के लिए डिस्कस करते हैं, मैं आपसे ना कुछ एग्जांपल पूछता हूँ, मेरे को बताना कि वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आनी चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो बस एक बार के लिए, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस जो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में, कशिश, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन जो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन जो बैलेंस शीट में। फर्नीचर कहां पे रिकॉर्ड होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में। फर्नीचर
रिसीप्ट एंड पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। सैलरी वेजेस ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ही, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलो बाकी फिर हम करेंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू।